जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यूपीपी, यूपीएसआई या फिर जहां पर भी हिंदी पूछी जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। समय कम हो आप क्लास को बाद में देख सकते हैं थोड़ी स्पीड बढ़ाकर। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो इन सभी में से तद्भव शब्द क्या है? जो तद्भव शब्द होता है वह अचरज शब्द हो जाएगा। हमारा तद्भव शब्द अचरज हो जाएगा। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अचरज का जो तत्सम होगा वह होगा आश्चर्य। क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। उष्ण, तो शीत का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा उष्ण, यानी विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। सॉरी। कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो कर का अर्थ क्या नहीं होता है? कर का जो अर्थ होता है वह हाथ भी होता है। क्या? हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है, लेकिन जो नहीं होता है वह सूर्य होता है। क्या? कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। क्या? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। अनिल, अनल। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। हमें सही शब्द युग्म का चयन करना है। क्या होगा? वायु, अग्नि, अग्नि, वायु, हवा, पानी, आग, पानी। तो यहाँ पर जो पानी दिया गया है यह तो बिल्कुल ही क्या है? गलत दिया गया है, यानी सी और डी गलत हो जाएगा। अनिल और अनल। अगर आपको आग का पर्यायवाची पता होगा तो अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है और अनिल क्या हो जाएगा? ये वायु का हो जाएगा, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। क्या? ए सही हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग है, हमें बताना है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। था, पर, परा, जय। तो देखिए, जय हमारा जो है वह मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन इसमें परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या? परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए यह पराजय शब्द हो गया है, यानी उपसर्ग क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा। लिखावट। लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में हमें प्रत्यय शब्द बताना है। क्या होगा? अट, वट, अवट, आवट। तो क्या होगा? लिखावट, आवट आ रहा है। क्या आ रहा है? आवट शब्द हमारा प्रत्यय शब्द हो जाएगा। अब हमें बताना है अगले क्वेश्चन पे, महोत्सव का संधि विच्छेद
है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव या माधन उत्सव। तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद सही? महाधन उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव हमारा शब्द हो जाएगा, यानी संधि विच्छेद हो जाएगा। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है कि आपको कमेंट में यह बताना है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होती है। क्या महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध बताना है। मैंने घर जाना था क्या हो जाएगा जो अशुद्ध है? मैंने शब्द जो है वह अशुद्ध हो जाएगा। मैंने की जगह क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा कि मुझे घर जाना था। क्या? मुझे घर जाना था, यानी विकल्प हमारा ए अशुद्ध है। देशभक्ति में समास है। अब बताना है कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो हम पहले समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह क्या होगा देशभक्ति का? कि देश के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। अब यहाँ पर कौन सा समास होगा अब आपको पता हो गया होगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या? पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य में वाच्य बताना है, यानी में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वाच्य जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो क्रियावाच्य दिया गया है ये कोई वाच्य नहीं होता है। अब आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। देखिए पुस्तक कौन सा है? पुस्तक क्या है? कर्म है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है यानी कर्मवाच्य यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से अव्यय है। हमें अव्यय शब्द का चयन करना है। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिनका विखंडन नहीं किया जा सकता है। क्या होगा? प्राचीन। और अव्यय शब्द बदलते भी नहीं हैं। अव्यय शब्द किसी भी रूप में बदलते भी नहीं हैं। प्राचीन, मोटा, गरीब और। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द होगा क्या होगा? अव्यय शब्द और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। अब हमें बताना है यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्या है हमारा सही जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। और जो ऑप्शन ए है इसे विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का धुला होना। क्या? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दूध का धुला होना क्या हो जाएगा? निर्दोष होना हो जाएगा, यानी वह कोई दोष नहीं किया है, निर्दोष है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या सही अर्थ है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। विकल्प हमारा बी जो है वह सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, आपको लगभग हर प्रैक्टिस सेट में जो है रस और उसके स्थायी भाव मिल रहे हैं। रस और उसके स्थायी भाव पूछ ही लेता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वह क्या होगा? क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। तो क्या हो जाएगा? वीर रस का उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है, यानी विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या बताना है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा? दोहा के 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी चरण में 4 चरण होते हैं। तो मात्राएं कितनी होंगी? पहले और तीसरे में, यहाँ प्रथम चरण पूछा गया है, लेकिन प्रथम चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में क्या? दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ प्रथम चरण पूछा था, इसलिए 13 मात्राएं हो जाएंगी। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है। हमें शब्दालंकार बताना है। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप सभी। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार, तथा तीसरा होता है उभयालंकार। लेकिन हमें 2 पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इसमें पूछा गया है शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएंगे। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये सभी क्या हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ यमक अलंकार दिया गया है, इसलिए शब्दालंकार हो जाएगा। अब आते हैं अगले। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। अब तालव्य वर्ण कौन सा होता है, इसका हमें चयन करना है। टा, टा, पा, शा, का। तो जो टा होता है, यह टा वर्ग क्या होता है? मूर्धन्य होता है। किसका होता है? मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगी। लेकिन पा वर्ग जो होता है वह क्या होता है? वह ओष्ठ होता है। और चा वर्ग और सा क्या होता है? तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। तो हमारा तालव्य पूछा था, इसलिए विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। और का वर्ग क्या होता है? का वर्ग कंठ होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष वर्ण है? यानी आघोष वर्ण का हमें चयन करना है। तो क्या होगा यहाँ? का, खा, घा और जा। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि आघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं।
तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण आता है, यानी जो वर्गीय व्यंजन है वह उनका पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष होता है। अब पहला वर्ण कौन सा है? यहाँ पर का दिया गया है, इसलिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह का हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? रचना जो है यह शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब हमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो यहाँ पर पुल्लिंग क्या हो जाएगा कि राष्ट्र शब्द जो है वह हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, और शेष क्या होंगे? इच्छा, रक्षा, योग्यता, ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? यहाँ बताना है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। लड़का, घोड़ा, वधु या प्राण। तो क्या हो जाएगा? जैसे कुछ शब्द बताया गया था, जैसे दर्शन हो गए, प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये सभी हमेशा सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो यहाँ प्राण शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ने जो है किस कारक का चिन्ह है? जो ने है वह किस कारक का चिन्ह है, यह आपको बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो जो ने है वह किसका होता है? कर्ता का होता है। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता की विभक्ति जो होती है या चिन्ह जो होता है वह ने होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द का चयन करना है। घर, आप, पहाड़, नदी। तो यहाँ पर देखिए आप जो है वह सर्वनाम शब्द है। क्या है? आप जो है सर्वनाम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण है। यहाँ पर आपको विशेषण शब्द का बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। जो शांत शब्द हो जाएगा यहाँ, यह क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति के विशेषता बताएगा, लेकिन उसका शांत क्या है? गुण है, गुण है, उसका स्वभाव है। तो जो शांत है वह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया है। हमें प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? सुनाना हो जाएगा। क्या? सुनाना जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुनाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। क्या? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। कौन सा काल है इस वाक्य में? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तो क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी पूर्ण वर्तमान काल है यहाँ पर। क्या? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अब आते हैं, अब आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है। इस गद्यांश को पढ़ना है
और उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करना है। तो आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोष बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि हम खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं इससे के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है। हमें शीर्षक बताना है कि क्या होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो क्या हो जाएगा गद्यांश कि खेलों का गिरता स्तर, यानी विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, यह हमें बताना है। दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव या खेल के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो गिरते स्तर का कारण नहीं है, यह क्या नहीं है? खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अगला क्वेश्चन है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कब पड़ता है? खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो क्या सही है? नकारात्मक प्रभाव कब पड़ता है? आपसी गुटबंदी होने से। क्या? आपसी गुटबंदी होने से। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। तो क्या नहीं था? खेल नहीं था उपलब्धियों में। क्या नहीं था? खेल नहीं था। खेल के बारे में ही बताया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ क्या है? आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियाँ, खेलों का राष्ट्र सम्मान। तो वहाँ क्या है कि वहाँ खेलों को राष्ट्र सम्मान है, इसलिए वह
आगे निकल गए। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो गद्यांश से जो क्वेश्चन थे वो अब समाप्त हो गए हैं। अब रचना से क्वेश्चन है क्या कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो जो बीजक है यह आप सभी जानते हैं कि यह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म शाहनी। तो अंधेर नगरी के नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब आपको बताना है कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? जय शंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। कौन है कामायनी के? यह आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब रहा ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी रचना से है। क्या है? गोदान किसका उपन्यास है? अब गोदान किसका उपन्यास है यह बताना है। यशपाल का, प्रेमचंद का, भीष्म शाहिनी का या अमरकांत का? तो जो गोदान है यह किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका? प्रेमचंद का उपन्यास है। तो उम्मीद है आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बस आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग छोटा भाई, बड़ा भाई या कुछ भी मानकर अधिक से अधिक सहयोग करें। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। उठते बैठते लेटते समय लेट कर या किसी भी टाइम क्लास को पूर्ण रूप से आप सभी देखा करिए। स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि जितना आपका सहयोग मिलेगा उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ और अच्छा करने के लिए। कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी के लिए कुछ और भी कर सकूँ। कोशिश जारी है। अभी केवल आपको हिंदी ही पढ़ा पा रहा हूँ, आगे और कुछ भी होगा, बट जितना अधिक आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम रहता है। वहाँ से आके किसी भी टाइम समय निकाल के क्लास को बनाना होता है। क्लास भले ही आप सभी को लगता है कि आधे घंटे की होती है, लेकिन इसके पीछे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का ही समय लगता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।